हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेठा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की ऑन रोटेशन। रोलिंग के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज भी एक दो क्वेश्चंस करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे कि अगर प्योर रोलिंग नहीं है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। मतलब रोटेशन और ट्रांसलेशन अगर दोनों है लेकिन प्योर रोलिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसी होगी। तो उससे पहले एक दो क्वेश्चन हमारे पास है, जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जैसे कि दिखा रखा है, ऑफ रेडियस आर एंड मास एम। ठीक है। अ पार्टिकल आल्सो ऑफ मास एम, ठीक है, इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट ए ऑन द एज। यहाँ पे एक पार्टिकल एम मास का और फिक्स कर दिया गया है। ये जो डिस्क है वो तो एम और आर की है ही, साथ में एक एम मास का पार्टिकल भी वहां पे अटैच कर दिया गया। ठीक है। द डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल कोड पी क्यू। इसके अबाउट ये रोटेट कर सकती है। ठीक है। रोटेट कैसे करेगी, इसके अबाउट ये इस तरीके से घूमेगी पूरे डिस्क। चलिए, दैट इज एट अ डिस्टेंस r by 4 फ्रॉम द सेंटर c। ये डिस्टेंस आपको दे रखी है r by 4। ओके। द लाइन AC इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये AC जो है ये PQ के परपेंडिकुलर है। ओके। इनिशियली द डिस्क इज हेल्ड वर्टिकल विद द पॉइंट A एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन। अभी जो डिस्क की पोजीशन है वो बिल्कुल ऐसी है, A जो है वो अपने हाईएस्ट पोजीशन पे है यहाँ पे। अब जैसे आपने इसको अलाउड टू फॉल किया, जैसे आपने इसको रिलीज किया, इट स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट PQ। इसके अबाउट ये घूमना शुरू किया इस तरीके से। ओके। फाइंड द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एज इट रीचेस द लोएस्ट पोजीशन। अभी जब घूम रहा है तो PQ अगर यहाँ पे है तो जब ये लास्ट पोजीशन पे आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा। इस टाइम ये सर्कल बनेगा इस तरीके से। जो डिस्क रहेगी वो इस बार ऐसी हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है। ये सेंटर आ जाएगा इस बार यहाँ पे, ये डिस्टेंस r/4 हो जाएगी। और ये जो मास A आपने लगाया था वो आ जाएगा अब यहाँ पे, इस तरीके से घूम जाएगी नीचे की तरफ। इस टाइम पे पूछा गया कि बताइए इसकी लीनियर स्पीड कितनी है। ठीक। ए वाले पॉइंट की लीनियर स्पीड कितनी है ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें पता है कि जब ये रोटेट कर रहा है तो इसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इसको जब रोटेशन में आएगा। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आएगी, कौन दे रहा है इसको वो काइनेटिक एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इसको ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी से। जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी उसी के हिसाब से इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों होगी। सोचो, क्योंकि ये जो मास यहाँ पे था अब वो यहाँ पहुंच चुका है ना। अगर मैं इसको यहाँ इसी डायग्राम में बनाऊं तो ये मास एक्चुअली यहाँ पे था, ये सेंटर भी उस टाइम पे यहाँ पे था, अब नीचे आ चुका है। ठीक है। अगर इस तरीके से आप देखें तो ये जो मास पहले यहाँ था वो अब इस पोजीशन पे आ गया है। ठीक है। तो इस मास का जो पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ होगा यहाँ से यहाँ तक वाला, वो एक तो पहली बात वो। दूसरा, जो पूरी डिस्क है उसको अगर मैं एक पॉइंट मास कंसिडर करूं तो मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे इसको रखूंगा। तो डिस्क को मैं रखूंगा यहाँ पे, जो पहले डिस्क यहाँ थी अब वो यहाँ आ चुकी है। डिस्क का सेंटर भी अब शिफ्ट हो चुका है नीचे की तरफ। तो दोनों ही पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ है। एक अगर डिस्क की बात करो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ड्रॉप हुई है। दूसरा, अगर आप बात करें इसकी मास की, पॉइंट मास की, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी ड्रॉप हुई है। इन दोनों पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप जो हुआ है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक हमें बातें क्लियर हो रही हैं। ओके। अब अब क्या किया जाए। अगर काइनेटिक एनर्जी मुझे लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी में लिख दिया आपने, अब काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे लिखनी है तो मैं लिखूंगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। आई किसके अबाउट लेना चाहिए, जहां से रोटेशन हो रहा है। तो इस पी क्यू के अबाउट मुझे आई लिखना पड़ेगा, इसके अबाउट आई लिखना पड़ेगा। अब आई किस किस का आएगा, एक तो डिस्क का आएगा और साथ में मास भी है इसका आएगा। तो दोनों का कंप्लीट आई मुझे लिखना पड़ेगा। एक बार ओमेगा अगर मिल गया तो ओमेगा के बाद तो बस मैं सीधा ओमेगा इंटू आर करके अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले आई निकालते हैं। आई फॉर द डिस्क अबाउट पी क्यू, इस बारे में बात करते हैं। ठीक है। मैं इसको लिखूंगा आई डी। कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए। आई डी, अब मुझे ये पता है कि एक डिस्क के केस में अगर ये एक्सिस हो तो इसके लिए मैं लिखता था हाफ एम आर स्क्वायर, ये तो मैं जानता था।
लेकिन अगर एक्सिस ये हो जाए, डायमेट्रिकल एक्सिस हो जाती थी, तो क्या मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के लिख सकता था कि दिस विल बी हाफ ऑफ दिस। याद है, आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू हाफ ऑफ आई जेड, हमने किया था। तो अगर मुझे डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो मैं लिखूंगा 1/4 ऑफ एम आर स्क्वायर। तो बेसिकली मुझे इस एक्सिस के अबाउट अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल चुका है, 1/4 एम आर स्क्वायर डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब जो एक्चुअल एक्सिस है मेरी, वो यहाँ से r/4 डिस्टेंस पे है, दिस पी क्यू इज हियर, और ये जो है ये ICM है क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। क्या अब मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगाऊंगा? यस। तो बेसिकली अब जब ID लिखेंगे तो ID आप लिखेंगे 1/4 एम आर स्क्वायर, ये तो हो गया ICM, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम का MD स्क्वायर, तो M इंटू r/4 का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला आपने? सबसे पहले हमें हाफ एम आर स्क्वायर पता है जो परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू होता है। यहाँ पे जो एक्सिस है वो डायमेट्रिकल एक्सिस मुझे चाहिए, तो पहले मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के डायमेट्रिकल के अबाउट निकाला, तो हाफ ऑफ दिस हाफ एम आर स्क्वायर 1/4 एम आर स्क्वायर। फिर मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाई पी क्यू के अबाउट निकालने के लिए, r/4 डिस्टेंस पे है ICM से, वो मैंने यहाँ पे यूज किया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे स्क्वायर तो आ गया कॉमन, इधर आ रहा है 1/4 प्लस इधर आ रहा है 1/16, एलसीएम आएगा 16, ये आएगा 5/16। ठीक है, तो आपको मिला 5/16 एम आर स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट पी क्यू। फिर सिर्फ डिस्क का आया है, अभी अपने पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाकी है। तो आई फॉर द पार्टिकल अबाउट पी क्यू, इसको मैं लिखूंगा आई पी, तो कितना हो जाएगा? आई पी विल बी, अब ये तो एक पॉइंट मास है जो पी क्यू से किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये टोटल डिस्टेंसेस यहां से यहां तक तो होगी रेडियस के बराबर, इससे नीचे है r/4, तो टोटल डिस्टेंसेस r प्लस r/4, इतने डिस्टेंस पे यहाँ से रखा हुआ है। तो एक पॉइंट मास के लिए कैसे लिखा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? m इंटू जो डिस्टेंस है r प्लस r/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। r प्लस I/4 इज 5r/4, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 5/4 इज 25/16 एम आर स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पक्के से। चलिए, अब अपने को चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सिस्टम अबाउट पी क्यू, इसको मैं लिख रहा हूँ आई, दिस विल बी सम ऑफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हो जाएगा आपके पास 5/16 प्लस यहाँ से आएगा 25/16 एम आर स्क्वायर, ये आएगा 30/16, अगर कैंसिल करें इसे तो आएगा 15/8 एम आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, इसको अपन आगे यूज करेंगे। ठीक है, एक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की, एक पेज में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन अगर यूज करें तो हम क्या जानते हैं भैया कि ड्रॉप इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, है ना? पोटेंशियल एनर्जी में कितना ड्रॉप हुआ, तो पहले मैं पार्टिकल की बात करता हूँ। पार्टिकल जो पहले यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, अब वो आ गया इस पोजीशन पे, तो इसके लिए जो ये h है ये मुझे कैलकुलेट करना है कि कितना है। तो बेसिकली ये इसके अबाउट घूमा है, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ थी वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ वाली होनी चाहिए, है ना? क्योंकि इसी के अबाउट घुमा है तो ये सेंटर लाइन हो गई इसके लिए, पहले ये टॉप पे था बॉटम पे आ गया, तो दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ दिस डिस्टेंस, तो 2 इंटू ये थी आपके पास r प्लस r/4, ये डिस्टेंस थी। तो इसके लिए जो आप h लिखेंगे वो लिखेंगे 2 टाइम्स r प्लस r/4, तो मैं इसके लिए लिखूंगा पार्टिकल के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी ड्रॉप, वो लिखा जाएगी mg, h इसके लिए लिखा जाएगा 2 टाइम्स r प्लस r/4। क्या इस बात पे कोई दिक्कत आपको? फिर से बता देता हूँ, पार्टिकल पहले का था यहाँ से r प्लस r/4 डिस्टेंस पे था, अब कहाँ आ गया? वो यहाँ आ गया, ये डिस्टेंस भी r प्लस r/4 है। ठीक है, तो इसका टोटल हाइट में चेंज कितना हुआ? 2 टाइम्स r प्लस r/4, इसलिए मैंने इसके लिए जो mgh लिखा वो उसके अकॉर्डिंग लिखा। अब मैं बात करता हूँ डिस्क की, तो डिस्क का जो सारा मास है उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट माना जा सकता है क्योंकि वो उसका सेंटर ऑफ मास है, सिर्फ डिस्क की बात कर रहे हैं। तो
वो जो सेंटर पहले यहाँ था वो यहाँ आ चुका है, ये भी इसी के अबाउट रोटेट किया है, तो ये जो पहले r/4 डिस्टेंस ऊपर था अब r/4 डिस्टेंस नीचे आ गया है, तो जो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था अब यहाँ है, इसका टोटल ड्रॉप कितना है 2 टाइम्स r/4 के बराबर। तो इसके लिए लिखा जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mg 2 टाइम्स r/4 इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, इसकी कोई ट्रांसलेशन तो है नहीं, इसलिए काइनेटिक एनर्जी सिर्फ रोटेशन की लिखी जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको सॉल्व अगर करें तो देखिए यहाँ पे मिलेगा r प्लस r/4 इज 5r/4, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 5r/2, तो 5r mg/2 प्लस इधर से अगर सॉल्व करें तो मिल रहा है r/2, तो मिल रहा है r mg/2 इज इक्वल टू हाफ आई आपने लिखा था 15/8 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से देखिए तो m सब जगह से कैंसिल हो रहा है, एक r सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपने को जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा क्या मिलेगा, यहाँ से लिख सकते हैं अपन 2 सब जगह से कैंसिल हो गया, तो 5g प्लस g इज इक्वल टू यहाँ से मिल रहा है 15/8 r ओमेगा स्क्वायर, ये आपको यहाँ से एक्सप्रेशन मिल रहा है फाइनली। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये 6g 60 इक्वल टू 15/8 इंटू r ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से इसको अगर सॉल्व किया जाए तो देखिए क्या मिलता है 15 और ये कैंसिल हुआ 4 टाइम्स 32 r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 32, या हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ से 32/r के बराबर। क्लियर, ओमेगा आपको यहाँ से मिल गया इतना। अब क्या किया जाए, एक बार ओमेगा मिल गया फिर आगे बढ़ते हैं अपन, अपने को चाहिए उस पॉइंट की वेलोसिटी, ए पॉइंट की वेलोसिटी। अब ये जो ए पॉइंट है ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है, ये है r प्लस r/4 टाइम्स दूर। ओमेगा मुझे पता है, तो ओमेगा पता है, ये वाली रेडियस पता है कितना दूर है, स्मॉल r अगर इसको मैं बोलता हूं तो क्या मैं वेलोसिटी लिख सकता हूं यहाँ से, यस, तो वेलोसिटी लिखा जाएगा लीनियर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए, ये हो जाएगी आपकी r ओमेगा के बराबर, लिखा जाएगा v ऑफ पॉइंट ए विल बी r प्लस r/4 इंटू ओमेगा। 5r/4 ओमेगा आपने जो लिखा है वो है √32 बाय √32/r, ये लिख लिया आपने। फाइनल जो आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है वो देखिए कितना मिल रहा है, आप चाहें तो इसको g में रहने दीजिए या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल बी √32 नथिंग बट 16 इंटू 2, 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 इसको आप लिख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके वो मिलेगा 5√2 इंटू r, दिस विल बी दी वेलोसिटी 5√2r, ये आपको फाइनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलेगा। आप चाहें तो इसको g में रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा वही होगा, आप इसे लिख सकते हैं दिस विल बी 6g, और उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व करें तो फाइनल आंसर आप लिख पाएंगे √5gr, ऐसा भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल एक्सप्रेशन विल बी √5gr, ये भी आप इसका आंसर बता सकते हैं अगर जी में ही रहने देते हैं तो, अगर ऐसा करते हैं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन था, काफी कुछ इसमें चीजें हमें वापस से रिवाइज हुई, जैसे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है, इसमें दोनों थ्योरम्स यूज हो गई, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए यूज हो गया, फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया, पोटेंशियल एनर्जी कैसे चेंज हुई वो देखी दोनों पार्टिकल्स के लिए, मतलब डिस्क और पार्टिकल दोनों के लिए, फिर उसको हमने आई से कंपेयर करके या काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करके ओमेगा निकाला, और वहां से आपने फिर लीनियर स्पीड निकाली। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये सारा, इसमें आपका रिवीजन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ब्लॉक है x, ये आपको दे रखा है ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg is held by a long massless string on a frictionless inclined plane, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, इंक्लिनेशन दे रखा है 30 degrees, the string is wound on a uniform solid cylinder, यहाँ एक solid cylinder है ये। ठीक है, of mass 2 kg and radius 0.2 meter, इसका मास दे दिया और इसकी रेडियस दे दी।
अपन साथ में लिखते रहते हैं। इसका मास जो आपको दे रखा है 0.5 kg के बराबर। इसके लिए जो आपको मास दे रखा है वो दे रखा है 2 kg के बराबर, और जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 0.2 मीटर्स के बराबर। ये एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्रीज के बराबर। ओके। The drum is given an initial angular velocity such that block X starts moving up the plane. तो ये ऊपर की तरफ इसका मोशन चलना शुरू हो गया और ये पूरा स्मूथ है। इसके पास एक इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग मोशन। पहली बात आपको निकालनी है कि यहाँ पे टेंशन कितना है। दूसरा आपको निकालना है कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ y इज 10 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा आपको दे रखा है 10 रेडियन पर सेकंड। तो पूछा गया कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय x फ्रॉम दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। इस टाइम से, जब इसकी ओमेगा 10 है, उस टाइम से कितना ये डिस्टेंस मूव करेगा वर्टिकली, ताकि हम कुछ बता सकें। एक मिनट, आपको पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एक्स, वर्टिकल नहीं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एक्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है जब तक कि रेस्ट पे आ जाए, उससे पहले तक। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले बात करें तो पूछा गया है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन कैसे निकालें, तो अपन बनाते हैं इसका एफबीडी। ये ब्लॉक है, ऊपर इस पे टेंशन फोर्स लग रहा है, नीचे इस पे लग रहा है mg sin थीटा। इस बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते ही हैं mg नीचे लगेगा। इसका एक कंपोनेंट mg sin थीटा, दूसरा mg cos थीटा, वो नॉर्मल को इक्वेट कर देगा। क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है नॉर्मल की, हम इसी से अपना काम यहाँ पे करेंगे। और क्योंकि देखिए ये ऊपर जाके रुक रहा है, ऐसा बोला गया ना कि ये ऊपर जाके रुक गया, फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ टाइम अंटिल इट कम्स टू रेस्ट। जब ऊपर जाके रुक रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी इसका मोशन तो वेलोसिटी तो ऊपर है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है, तभी ये थोड़ी देर बाद रुकेगा। तो एक्सेलरेशन इसका नीचे है, ये बात हमें समझ में आ गई। यहाँ से हम इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं mg sin थीटा माइनस t इक्वल टू ma। एक इक्वेशन इसकी ये बन गई। ठीक है, अब ना तो अपने को a पता है ना t पता है, फिर कैसे करें, कहाँ से एक और इक्वेशन लेके आए। तो एक इक्वेशन और आप कहाँ से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं टॉर्क की इक्वेशन। इस सिलेंडर पे, जो सिलेंडर है जिसपे ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, इस पे टॉर्क की इक्वेशन अगर लिखी जाए, इसकी रेडियस r है, मास इसका कैपिटल M है, तो इसके लिए टॉर्क की इक्वेशन क्या लिखेंगे, कौन सा टॉर्क लग रहा है, तो T इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा, ये इसका टॉर्क हो जाएगा। सिर्फ टेंशन का ही टॉर्क है इस पे, तो T इंटू आर इज इक्वल टू आई। एक सॉलिड सिलेंडर के लिए आई कितना होता है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा इज नथिंग बट ए बाई आर, ये बात भी हम जानते हैं। ठीक है, अल्फा इज नथिंग बट ए बाई आर। तो यहाँ से अपने को दो इक्वेशंस मिल गई। इन दो इक्वेशन से अपने को टी और ए ये कैलकुलेट करना है, बाकी सारी चीजें अपने को पता है, तो किए जा सकते हैं। सॉल्व करते हैं। तो मास ऑफ दिस ब्लॉक आपको दे रखा है कितना, 0.5 kg, ऊपर वाले का 2 kg और 0.2 मीटर उसकी रेडियस है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। चलिए, ये है आपके पास 5 kg के बराबर, 0.5 kg के बराबर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 0.5 इंटू जी इज 10 इंटू साइन 30, साइन 30 इज हाफ, माइनस टी इक्वल टू एम ए 0.5 इंटू ए। यहाँ से आपको जो रिलेशन मिल रहा है देखिए, 5/2 2.5 माइनस टी इक्वल टू 0.5 ए। एक रिलेशन आपको मिल गया ये। अगर इसको देखें, सॉल्व करें, तो टी इंटू आर, आर आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, रेडियस आपकी दे रखी है 0.2 मीटर्स, तो 0.2 इक्वल टू हाफ, इसका एम दे रखा है आपको 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू ए बाई आर, आर इज 0.2। ये आपको यहाँ से दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या मिल रहा है यहाँ से रिलेशन, 0.2 0.2 0.2 ये सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, मिल रहा है टी इक्वल टू ए के बराबर। ये आपको मिल गई दूसरी इक्वेशन यहाँ से। ठीक है, टी इक्वल टू ए अगर यहाँ से मिल गया तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करता हूँ, 2.5 माइनस ए इज इक्वल टू 0.5 ए। यह जाएगा 1.5 ए यहाँ से मिलेगा 2.5 बाय 1.5 which is 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। टेंशन आपसे से पूछी गई थी तो टेंशन भी यही मिलेगी, 5/3 न्यूटन के बराबर। दिस विल बी द टेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस पे। चलिए,
नेक्स्ट आपसे जो पूछा गया था वो पूछा गया कि किसी इंस्टेंट पे अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकंड है, तो पूछा गया बताइए उस इंस्टेंट के बाद जब तक ये रुक नहीं जाता तब तक ये कितना डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रेवल कर लेगा। ये एक्स आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बड़ा आसान सा तरीका है कि मान लीजिए यहाँ था पहले, अब ये यहाँ पे आ गया, जिसने एक्स डिस्टेंस अपना ट्रेवल कर लिया। ठीक है, ये 30 डिग्री आपको एंगल दे रखा है। तो वर्टिकली ये कितना ऊपर गया? अगर मैं इसको वर्टिकल हाइट में देखना चाहूँ तो ये कितना ऊपर गया होगा? एच इसका कितना है, इस बारे में अगर बात करते हैं। ठीक है, तो ये एच यहाँ से अपन देख पा रहे हैं ये एंगल 30 डिग्री है। मैं यहाँ पे साइन थीटा लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एच बाई एक्स। यहाँ से एच लिखूंगा मैं, एक्स साइन 30 डिग्री। ये एच मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, जो इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये रुक जाएगा तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। बस मैं वही यहाँ पे यूज करूंगा। तो बात करते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी है। तो भैया वो रोटेट भी कर रहा है और इसके पास भी एक वेलोसिटी है, ये भी मूव कर रहा है। ब्लॉक भी आगे बढ़ रहा था v वेलोसिटी से, और वो सिलेंडर भी रोटेट कर रहा है, जो पुली ऊपर बनी हुई है वो भी रोटेट कर रही है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई अभी आपने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे कितना आया था इसका, हाफ इंटू 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर, सॉरी हाँ सिलेंडर है तो हाफ इंटू एम आर स्क्वायर, तो एम इज 2 इंटू 0.2 का स्क्वायर। ये इसके आगे रोटेशन काइनेटिक एनर्जी इंटू ओमेगा स्क्वायर अपने को लिखना है। ओमेगा अभी आपने कैलकुलेट किया था, सॉरी ओमेगा आपको गिवन है क्या? अच्छा, ओमेगा आपको 10 रेडियन पर सेकंड गिवन है, तो 10 का स्क्वायर ये गिवन है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसके लिए देखें, इसका मास है 0.5, और क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो मैं ये भी लिखूंगा यहाँ पे r इज 0.2 इंटू ओमेगा इज 10, इसका स्क्वायर। ये आपको मिलेगी टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, एंड नाउ दिस लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली आपको अब क्या करना है, ये जो आपने k कैलकुलेट किया इसको आपको इस mgh के इक्वल करना है। तो mgh ये आपका आ जाएगा। ये जो पूरी काइनेटिक एनर्जी जिसको आप सॉल्व करेंगे खुद से, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, ये पूरा एक्सप्रेशन आपको सॉल्व करना है। दिस k इज इक्वल टू m आपको दे रखा है 0.5, g इज 10, और h आपने भी लिखा है x साइन 30 के बराबर। यहाँ से आपको फाइनली x कैलकुलेट करना है। मैं आपको आंसर बता देता हूँ जिसका आ रहा है, this x will be 1.22 मीटर। this x equal to ये मिलेगा चलिए 12 by g के बराबर, which is 1.22 मीटर्स। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, चलिए तो आई गेस आपको क्लियर है कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर रोलिंग किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे हो रही है तो क्या होगा। रोलिंग बॉडीज ओवर अ मूविंग प्लेटफॉर्म। हमने बात की थी कि भाई एक रोलिंग कब होती है, प्योर रोलिंग कब होती है? प्योर रोलिंग तब होती है जब उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस बॉडी का उस सरफेस के साथ वो रेस्ट पे है ना, तो हम बोलेंगे कि वो प्योर रोलिंग कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जो रोल कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर ये सरफेस, जो सरफेस है खुद मान लो अगर यू वेलोसिटी से चल रहा है, इस टाइम पे अगर इसका वेलोसिटी v cm है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो हमने क्या बोला था? पहले मैं आपको इनिशियल केस बता देता हूँ कि अगर ये रेस्ट पे था, अगर ये सरफेस रेस्ट पे था, तो आपने बोला था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है p, दिस वेलोसिटी ऑफ p शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। ये भी रेस्ट पे रहना चाहिए क्योंकि इसके नीचे का सरफेस रेस्ट पे है, रिलेटिव मोशन वहां पे नहीं होना चाहिए। जब रिलेटिव मोशन नहीं चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ p शुड आल्सो बी 0। हम यहाँ से बोला था कि v cm माइनस ओमेगा r शुड बी इक्वल टू 0, या फिर v cm इक्वल टू ओमेगा r। ये बात आपने वहां पे बोली थी। लेकिन अब अगर ये नीचे वाला सरफेस भी मूव करने लगे तो क्या होगा? मैं इसको फिर से डायग्राम बनाता हूँ।
अब ये जो सरफेस है नीचे का, ये किसी u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब अगर आपको बोला गया कि बताइए यहाँ पे प्योर रोलिंग अगर करनी है तो क्या सिचुएशन होनी चाहिए। अगर यहाँ पे प्योर रोलिंग है, और प्योर रोलिंग relative motion between point P and the surface should be zero, मतलब रिलेटिव मोशन वहां पे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जो सरफेस की वेलोसिटी है वही पॉइंट पी की भी वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी वहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी शुड बी इक्वल टू यू, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। अब अगर ऐसा है तो पी की वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी। हमने बोला था कि हर पॉइंट के पास दो वेलोसिटीज होती हैं, एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरी ओमेगा आर। अगर ऐसा है तो पॉइंट पी की जो वेलोसिटी है वो लिखी जाएगी VCM माइनस ओमेगा आर, दिस शुड बी इक्वल टू यू। ये यहाँ पे कंडीशन होगी प्योर रूलिंग की। तो ध्यान रखिएगा, अगर वो रेस्ट पे है, नीचे सरफेस रेस्ट पे है, तो आप सीधा सीधा VCM इक्वल टू ओमेगा आर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो अभी तक हम करते आए हैं। लेकिन अगर नीचे का सरफेस भी मूव कर रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे इस बार सीधा जीरो करने से काम नहीं चलेगा। इस बार जो मूविंग सरफेस है नीचे वाला, उसकी वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू उस पॉइंट की वेलोसिटी, तो आप सही कर पाएंगे, अदरवाइज अपना क्वेश्चन गलत कर देंगे। सीधा VCM इक्वल टू ओमेगा आर कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस केस में। तो ध्यान रखिए, अगर नीचे सरफेस भी मूव करता है तो सरफेस की वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू दिस पॉइंट की वेलोसिटी। क्लियर है। अगर मान लीजिए उल्टा होता तो क्या करते, यही अपन केस फिर से बनाते हैं। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ फिर से। इस बार जो मोशन है नीचे वाले सरफेस का, वो मोशन उल्टी डायरेक्शन में है। इस बार जो सरफेस मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। यू इस बार ऐसा है और वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास उस तरफ है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो क्या होगा। अगेन वही बात है, फॉर प्योर रोलिंग रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी है वो यू के बराबर होनी चाहिए इन द सेम डायरेक्शन ऑब्वियसली। तो यहाँ पे अगर ऐसा करना है तो इस बार ओमेगा आर माइनस VCM शुड बी इक्वल टू यू, ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा फॉर द प्योर रोलिंग। क्योंकि इस बार यू वेलोसिटी है टुवर्ड्स लेफ्ट, ओमेगा आर टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, VCM नेगेटिव हो जाएगा। तो ओमेगा आर माइनस VCM शुड बी इक्वल टू यू, ये आपका कंडीशन बनेगी फॉर प्योर रोलिंग। क्लियर है बात। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ऐसे यही केस एक्सेलरेशन के लिए भी वैलिड है। एक्सेलरेशन मतलब अगर आपको बोला गया कि यही ऑब्जेक्ट आपने जो यहाँ बनाया था, इसका एक एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, दिस इज गोइंग विद एक्सेलरेशन a, और इसका एक्सेलरेशन ACM है, इसके पास एक अल्फा है इस डायरेक्शन में। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आप फिर एक्सेलरेशन के केस में भी क्या लिखेंगे, दिस विल बी ACM, दिस विल बी अल्फा आर, ये सारी बातें यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी कैसे लिखोगे फॉर प्योर रोलिंग, this will be ACM minus alpha r should be equal to this A। तो आप बोलेंगे कि हाँ भैया यहाँ पे एक प्योर रोलिंग हो रही है, अदरवाइज आप ऐसा नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर प्योर रोलिंग की बात होती है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू दिस पॉइंट P की वेलोसिटी जो वहां पे कांटेक्ट में है। ये आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने सारे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो जब ग्राउंड की बात होती है तो ग्राउंड पे जनरली रेस्ट पे ही रहता है, तो ग्राउंड के साथ तो आप VCM इक्वल टू ओमेगा आर सीधा कर दीजिए, क्योंकि VCM माइनस ओमेगा आर शुड बी जीरो, ग्राउंड रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई और मूविंग प्लेटफॉर्म वहां पे है और उसके ऊपर रोलिंग हो रही है तो आपको उस मूविंग प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी के इक्वल करना पड़ेगा इसको, VCM माइनस ओमेगा आर को। क्लियर है बात अच्छे से, ठीक है। इस पे भी कुछ क्वेश्चन आगे करेंगे, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन in case of translation and rotation combined। अब देखो भाई, अगर खाली ट्रांसलेशन होता तो अपन बता सकते थे कि जिधर वो स्लाइड करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाना चाहिए। लेकिन जब रोटेशन भी होता है ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रिक्शन की डायरेक्शन को डिसाइड करना। तो अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से अपन इस पे बात करते हैं कि भैया ये एक ग्राउंड है या प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक कोई
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो रोल कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने यहाँ पे एक फोर्स लगाया F, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से x डिस्टेंस ऊपर मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, ओके, सेंटर से। अब ये हो गया इसका O, ये पॉइंट हो गया P, ये रोल करना की कोशिश करेगा। अब इसमें अब जब बात करते हैं फ्रिक्शन की, तो हमें क्या देखना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है कि जो P है, ये P का मोशन कैसा है। अगर सोचो ये P जो है वो आगे की तरफ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना चाहिए, या P अगर पीछे की तरफ स्लाइड करेगा तो फ्रिक्शन आगे लगना चाहिए, या अगर बिल्कुल स्लाइड नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन यहाँ पे 0 रहेगा। ये सारी बातें हमें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। तो कैसे देखें इन सब चीजों को? तो हम यहाँ पे पहले बात करते हैं कि इस पूरे के पास क्या क्या होगा। पहली बात तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा कितना, F/m के बराबर। क्यों? क्योंकि इस पे एकमात्र फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है, वो लग रहा है इस टुवर्ड्स राइट, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगा टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि इस पॉइंट P का एक जो एक्सेलरेशन होगा, वो पॉइंट P के लिए मैं लिखता हूँ, एक एक्सेलरेशन तो होगा आगे की तरफ विच इज F/m, ये एक होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस पे। जो सेंटर ऑफ मास का होगा वही इसका भी होगा। दूसरा, क्योंकि इस पे एक टॉर्क भी लग रहा है, ये जो फोर्स लगा है ये सेंटर ऑफ मास से तो पास हो नहीं रहा, ये थोड़ा ऊपर है, तो इस पे एक टॉर्क भी आ रहा है। दिस टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू एक्स। हम जानते हैं ना कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज फोर्स, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो F इंटू एक्स, इस पे एक टॉर्क लग रहा है। और अगर टॉर्क लग रहा है तो हम बता सकते हैं कि एक अल्फा भी यहाँ पे होगा, टॉर्क बाय आई से, विच इज Fx बाय mk स्क्वायर। याद है k इज रेडियस ऑफ गायरेशन, हमने पहले भी लिखा हुआ है। ये इस पे एक अल्फा बना हुआ है। अब इस अल्फा की वजह से एक आर अल्फा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसके पास होगा। वो कितना होगा? आर अल्फा, इसको मैं लिखूं तो लिख सकता हूँ Fx इंटू आर बाई mk स्क्वायर, ठीक है। अब इस पॉइंट P के पास दो एक्सेलरेशन है, एक सेंटर ऑफ मास वाला, दूसरा टेंजेंशियल, Fx r बाई mk स्क्वायर, ठीक है। अगर नेट एक्सेलरेशन इसका लिखा जाए तो कितना लिखूंगा मैं? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P क्या लिखूंगा? ACM, या जैसा भी आप लिखना चाहें, ACM माइनस AT, ऐसा लिख लेते हैं। तो क्या लिखा जाएगा? ये F/m माइनस Fx इंटू आर डिवाइडेड बाई mk स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर मैं F/m कॉमन ले लूं तो कितना मिल रहा है? 1 माइनस, ये किधर लिखा अपन है? टुवर्ड्स राइट। आपने ACM को पॉजिटिव लिया है ना, तो टुवर्ड्स राइट मैंने एक्सेलरेशन लिखा है। वही बात है, इस पॉइंट P के पास दो एक्सेलरेशन है, एक ACM इस डायरेक्शन में, एक अल्फा आर इस डायरेक्शन में। तो मैंने जो नेट एक्सेलरेशन लिखा वो लिखा ACM माइनस अल्फा आर, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे चीजें देख रहा हूँ। तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस F/m कॉमन आ गया, तो एक्स आर बाई के स्क्वायर। ये आपको मिला नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट। अब सोचो अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, मतलब इफ 1 माइनस एक्स आर बाई के स्क्वायर इज मोर देन 0, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ये मोर देन 0 जब कब होगा? जब के स्क्वायर इज मोर देन एक्स आर। अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट रहेगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, और फ्रिक्शन जो लगेगा वो बैकवर्ड लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जिधर एक्सेलरेशन उधर वो स्लाइड करेगा, स्लाइड करने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। या फिर अगर मैं बोलूं दिस के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स आर, तो एक्सेलरेशन हो गया 0, एक्सेलरेशन हो गया 0, तो फ्रिक्शन भी हो जाएगा 0। और अगर ऐसे ही के स्क्वायर इज लेस देन एक्स आर, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आ जाएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। क्लियर है बात? तो इस तरीके से हमें फ्रिक्शन के डायरेक्शंस को डिसाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हमें देखना पड़ेगा कि इसके मोशन की टेंडेंसी क्या है, जो पॉइंट P कांटेक्ट में है उसका मोशन कैसा हो रहा है। अगर वो आगे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे, या पीछे की तरफ अगर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन आगे की तरफ। याद है हमने जब रोलिंग पढ़ना शुरू किया था, हमने बोला था रोलिंग विद स्लाइडिंग, फॉरवर्ड स्लाइडिंग, बैकवर्ड स्लाइडिंग। उसमें हमने बोला था कि फ्रिक्शन कैसे कैसे यूज कर लगेगा। तो अगर फॉरवर्ड स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन पीछे, बैकवर्ड स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन आगे। अब ये बातें अपने को
देखनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बात करेंगे तब कुछ क्वेश्चंस की। हमारा बस अब रोटेशन में एक लास्ट टॉपिक बचता है, टॉपलिंग वाला। टॉपलिंग पढ़ेंगे, कैसे नॉर्मल शिफ्ट होता है, कैसे चीजें लुढ़कती हैं, टॉपल होती हैं, वो बातें करेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, टॉपलिंग पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो 2 से 3 वीडियोस में हम हमारा रोटेशन का चैप्टर खत्म करेंगे, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिए।